बांग्लादेश के अंदर जब जब अवामी लीग की सरकार पावर में आई, उनकी पॉलिसीज़ का नेगेटिव असर बांग्लादेश की फोर्सेस के ऊपर पड़ा है। राइट फ्रॉम 1970s जब शेख मुजीबुर रहमान साहब पावर में आए थे, तो जल्द ही आगे चलकर, बांग्लादेश के बनने के बाद जल्द ही आगे चलकर 3-4 साल के बाद ही उन्होंने वन पार्टी सिस्टम मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया था। तमाम सियासी पार्टियों के ऊपर बैन लगा दिया गया था। ब्यूरोक्रेट्स को और मिलिट्री को उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि वो एक ही पार्टी को ज्वाइन करें जो कि इनकी पार्टी थी खुद की। और 4th अमेंडमेंट जो कि पास की गई थी इनकी जानिब से, उसके अंदर फ्री स्पीच पे भी बैन था, उसके अंदर बात करने पे बैन था, सियासी एक्टिविटीज़ पे बैन था और मुल्क इफेक्टिवली एक ही पार्टी की तरफ धकेल दिया गया था। इन्होंने राखी जातिया बाहिनी नाम की अपनी ही एक खूनख्वार फोर्स भी बनाई थी और बांग्लादेश की मिलिट्री को भी कई धड़ों में तकसीम कर दिया गया था। उनकी जो सेंट्रलाइज्ड पोजीशन थी वो वीक हो चुकी थी। अब इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उनके खिलाफ एक बगावत मुल्क के अंदर पैदा हो गई और उनको असैसिनेट कर दिया गया था। कई डेकेड्स के बाद अवामी लीग की सरकार जब 2009 में दोबारा पावर में आई, तो यही चीज़ें हमें एक मरतबा फिर से देखने को मिली। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक और जातिया राखी बाहिनी क्रिएट कर दी गई थी शेख हसीना की जानिब से और उसका नया जो नाम था वो रब फोर्स था। दोनों का काम सेम था। जातिया राखी बाहिनी शेख मुजीबुर रहमान साहब के अपोनेंट्स को कत्ल करती फिरती थी और देवर अबव द लॉ, उनके ऊपर कोई पूछगछ नहीं थी उनके लिए। यही काम शेख हसीना के दौर में रब फोर्स करती रही, आइनो घौर करते रहे यही काम। और जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान साहब के दौर में उनकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स बांग्लादेश की आर्मी से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, वैसे ही शेख हसीना साहिबा के दौर में मिलिट्री कमज़ोर हुई, ख़ासतौर पर BDR रिवोल्ट के बाद, और उनकी अपनी सियासी जो जमात थी वो पावरफुल हो गई और उनके मंजूर नज़र ऑफिसर्स जो थे वो हर जगह नज़र आने लगे सेटअप के ऊपर। लेकिन इस सारे चक्कर में हुआ यह है कि बांग्लादेश की फोर्सेस को, ख़ासतौर पर एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इनका 15 साला दौर एयरफोर्स के लिए डार्क एरा साबित हुआ है। 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इस अरसे के दौरान दुनिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई, फाइटर जेट्स तक पहुंच गई। बांग्लादेश की फोर्स को 3rd जनरेशन से ज़्यादा कोई एयरक्राफ्ट नया नहीं मिला इस सारे अरसे के दौरान। अगर आप बांग्लादेशी एयरफोर्स का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर 17,390 आपको एक्टिव पर्सनल नज़र आते हैं। 17,300 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। 2,800 सिविलियंस भी इसके अंदर हैं। लेकिन इनके पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तकरीबन 216 एयरक्राफ्ट हैं। अब इन 216 एयरक्राफ्ट्स के अंदर 14 तो ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स 53 हैं। इसके अलावा ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इनके पास 80 हैं, जबकि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बांग्लादेश के पास हैं वो गालिबन 44 हैं और उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो चाइना का चेंगडू F7 है जो कि 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट अब बनते भी नहीं हैं। वो कंपनी ही बंद हो गई है, उन्होंने इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाना ही छोड़ दिए हैं। इसके अलावा 8 इनके पास MiG-29 है। अब ये 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट जो थे, ये जब बांग्लादेश की एयरफोर्स के पास आज से 8-10 साल पहले मौजूद थे तो तब तक आप कह सकते हैं कि ये बेहतर पोजीशन में थे। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान चूंकि नए एयरक्राफ्ट 4th 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फोर्स के अंदर नहीं आए, तो एज अ रिजल्ट इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि इस सारे अरसे के दौरान बांग्लादेश की एयरफोर्स को अपग्रेड किया जाता रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि हम सुन रहे हैं कि 32 JF-17 लेने की बातें हो रही हैं और 16 जो चाइना का J-10C है वो लेने की बातें हो रही हैं। अब अगर ये सारी डील्स हो जाती हैं तो बांग्लादेशी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ज़रूर हो सकती हैं। अच्छा, जब ये फैसला किया गया ये तमाम परचेजिंग्स करनी है तो इंडिया के अंदर से एक प्रोपेगेंडा हुआ था, क्योंकि देखें एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये भी लगता है अवामी लीग के ऊपर कि इनकी पॉलिसीज़ इंडिया डिक्टेट करता रहता है और इट वाज अ पार्ट ऑफ डील कि ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है इसको डिक्लाइन करना है। ये इनके क्रिटिक्स इल्ज़ाम लगाते हैं इनके ऊपर कि ये जो डील करके इंडिया से और पावर में आते हैं तो उस डील का एक हिस्सा ये भी होता है कि मिलिट्री को वीक रखना है ताकि इंडिया इन बॉर्डर से, ये जो बांग्लादेशी बॉर्डर है, यहाँ से किसी किस्म का कोई थ्रेट फील ना करे। तो उस डील पे अमल करते हुए कहा जाता है, इनके क्रिटिक्स कहते हैं कि अवामी लीग हमेशा मिलिट्री को नुकसान पहुंचाती है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके रखती है। और उसका फिर एग्जांपल यही देते हैं कि इनके दौर में आप देखें कि कितना काम हुआ है मिलिट्री के ऊपर, तकरीबन ना होने के बराबर हुआ है। ख़ासतौर पर एयरफोर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे धकेला है।
तो जब ये इतलात आने लगी कि चाइना से और पाकिस्तान से JF-17 लिया जा रहा है, JF-17 वैसे मतलब उसमें भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की तो है ही उसमें, लेकिन ये ज्वाइंट प्रोडक्शन है असल में, चाइना उसमें भी है। तो जब ये इतलात आने लगी कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है ये दोनों डील्स करने के हवाले से, तो इंडिया से ये शोशा छोड़ा गया कि बांग्लादेश रफ़ाइल ले रहा है, और यहाँ मुल्क के अंदर जो इंडिया की बाकियात थी उन्होंने भी इस तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि रफ़ाइल जो फ्रांस का फाइटर जेट है वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके पीछे असल में लॉजिक ये थी कि रफ़ाइल चूँकि इंडिया ने ख़ुद भी लिए हुए हैं और इंडिया का फ्रांस के ऊपर ज़्यादा मिलिट्री असर है, तो अगर बांग्लादेश वहाँ से लेता रफ़ाइल तो इंडिया समझ रहा था कि किसी न किसी तौर पर वो जुड़े रहते इनके साथ, मिलिटरली उनके अंडर में ही रहते, क्योंकि दोनों के पास रफ़ाइल होते और मेंटेनेंस और इस हवालों से भी वो इंडिया की तरफ देख रहे होते। लेकिन बांग्लादेश ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया था। ढाका ट्रिब्यून ने कहा था कि चीफ एडवाइजर्स प्रेस विंग रिपोर्ट ऑन पोटेंशियल फ्रांस बांग्लादेश रफ़ाइल डील अनट्रू। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा था कि JT&C के हवाले से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश सेट टू बी आइंग चाइना JT&C फाइटर्स टू अपग्रेड एजिंग एयरफोर्स फ्लीट। लुक एट दैट। वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि इतने अरसे के दौरान मतलब बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया कि कोई एयरफोर्स भी है, कोई इसको भी अपग्रेड करना है, कोई इनको भी फंड चाहिए। तो जब पैसे की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं थी कोई। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे थे, पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे उनके पास थे, उनके जो फॉरेन रिजर्व थे पाकिस्तान से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा। पैसा ठीक ठाक था, स्पेंड कर सकते थे। विल नहीं थी, मतलब किसी किस्म की कोई यहाँ पर अर्जेंसी नज़र नहीं आई कि मिलिट्री गैप बढ़ता चला जा रहा है। म्यांमार जैसा मुल्क ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगा था, ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट परचेज करने लगा था, लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स के हवाले से कोई विल पावर नज़र नहीं आ रही। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि आखिर वो क्या मकासद थे, वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एयरफोर्स को इस तरह से निगलेक्ट किया गया इस अरसे के दौरान। गुज़िश्ता 15 साल से क्यों बांग्लादेशी एयरफोर्स को 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर ही टिकाए रखा गया, जबकि दुनिया 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई और यहाँ पर अपग्रेड के हवाले से किसी किस्म की कोई संजीदगी ही नज़र नहीं आ रही थी। इवन आप देखें कि उनके जो इक़्तिदार का आखिरी साल था यानी 2024 में भी कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही थी कि कोई एडवांस्ड किस्म का फाइटर जेट बांग्लादेश लेने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं था, कोई अर्जेंसी नहीं थी, पैसे थे लेकिन विल नहीं थी। एज आई सेड, बांग्लादेश की इन्वेंट्री में ये जो ज़्यादातर चेंगडू F7 एयरक्राफ्ट्स हैं एयरफोर्स के अंदर, इनके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि 2023 में, आज से तकरीबन 2 साल पहले, चाइना ने ये फ्लीट ही रिटायर कर दी थी। तो वो भी यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने ये फ्लीट ही रिटायर कर दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी अब इस तरह के फाइटर जेट्स नहीं बनाती, वो JF-17 पे आ गए, वो बना रहे होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है और इसके जो पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइटर जेट्स ये वाले नहीं बनते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। बहरहाल जी, लेट्स होप के ये जो नई सरकार है और इसके बाद आने वाली जो हुकूमतें हैं, उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा तवज्जो देंगी एयरफोर्स के ऊपर, बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर अवामी लीग के सरकार के अंदर बांग्लादेश की एयरफोर्स और रीजन की बाकी एयरफोर्सेस के दरमियान, इस गैप को कम करने के हवाले से ये इफेक्टिव पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे।